नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, जिसमें हम केंद्रीय मौर्यों का कैसा प्रशासन था, केंद्रीय सत्ता कैसी थी, उसके बारे में जानेंगे। और हमने अपने पिछले लेक्चर में मौर्य का जो अंत हुआ, किस तरह से अंत हुआ, क्या क्या उसके रीज़न थे, वो देखे थे। तो अभी मौर्य प्रशासन को जानने के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला तो अर्थशास्त्र है, इंडिका है मैगस्थनीज की, अशोक के अभिलेख जिसमें बहुत सारे मौर्य अधिकारियों का भी उल्लेख होता है जिनकी हम चर्चा करेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये सब मौर्य प्रशासन को जानने के स्रोत हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम अपना जो आज का लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे। मौर्य काल का जो प्रशासनिक परिवर्तन था, और ये एक राजनीतिक प्रयोगों का युग माना जाता है। और इससे पहले हमको भारतीय इतिहास में कहीं पे भी ऐसा प्रशासन के बारे में पढ़ने को जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती। जैसे नंद का भी जो शासन था, उनके भी प्रशासन के बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं मिलती है। तो इनका जो विस्तृत साम्राज्य था, उसकी विविधताओं को संजो के रखने के लिए एक राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और इन मौर्य राजाओं ने इस प्रशासनिक स्वरूप को निर्मित किया, और उस विस्तृत साम्राज्य के परिचालन के लिए ये एक अनिवार्य शर्त थी। तो मौर्य प्रशासन का अगर हम स्वरूप देखें तो कैसा था। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक प्रशासन था, जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया। और इस एकता के सूत्र को पिरोने का जो नायक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही प्रशासनिक कार्य इनके शुरू हो जाते हैं, मौर्यों के। और कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के प्रशासन को पुलिस राज्य और अशोक के प्रशासन को राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। तो राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा हमने पहले भी देखा था, अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, धम्म के बारे में उसकी चर्चा की थी। तो किस किस इतिहासकारों ने कैसे कैसे क्या क्या बोला है उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये राजकीय निरंकुशवाद जो है ये बोला है भंडारकर साहब ने। भंडारकर साहब ने अशोक का जितना भी प्रशासन था उसको निरंकुशवाद बोला है, राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। वस्तुतः जो मौर्य साम्राज्य था, यही एक प्रथम साम्राज्य था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को साकार किया। तो राज्य कल्याण वेलफेयर स्टेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अशोक के समय में हम वेलफेयर स्टेट यानी कि जो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है उसका हम ढांचा देखते हैं। और यहीं पे हमको बहुत बड़े बड़े महानगरों का भी उत्थान देखने को मिलता है। और जो जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टेट जिसको हम बोलते हैं, महानगर, जैसे मगध था, तो इसी के केंद्र बिंदु में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो जो है वो केंद्र बिंदु था। अब इनका जो राज्य था उसमें सप्तांग का एक सिद्धांत है। जैसे अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है, जिसमें प्रत्येक अंग को प्रकृति कहा गया है। हर एक अंग को, हर एक पार्ट को प्रकृति बोला गया है। परवर्ती काल में मनुस्मृति और महाभारत के शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सप्तांग सिद्धांत आप सुनेंगे तो आपको केवल अर्थशास्त्र याद आएगा, लेकिन कभी भी कोर्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आपसे पूछेगा कि सप्तांग सिद्धांत किस किस हमको स्रोतों में मिलता है। तो महाभारत में भी है, मनुस्मृति में भी है, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के साथ साथ इन दोनों जगह पर भी हमको मिलता है। लेकिन अर्थशास्त्र में जिस तरह से इसका विस्तृत विवरण दिया गया है उतना अच्छा और उतना विस्तृत विवरण हमको कहीं नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मनुस्मृति और महाभारत इन दोनों में मिलेगा। इसकी जो राज्य है उसकी तुलना एक शरीर से की गई है और शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। जैसे जो स्वामी है, राजा है जो, उसको शिरोभाग बोला गया है, अमात्य को नेत्र माना गया है, जनपद को पैर माना गया है, दुर्ग को भुजा माना गया है, कोष को मुख माना गया है, दंड को मस्तिष्क और मित्र को कान। अब ये एक सीक्वेंस में लगे आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले राजा है, उसके बाद अमात्य है, उसके बाद जनपद है, उसके बाद दुर्ग है। तो ये जितने आपको एक सीक्वेंस में दिख रहा है, इनकी जो महत्वता है वो इसी सीक्वेंस में कम होती जा रही है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो है राजा, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है मित्र। हालांकि अपने अपनी जगह पे सभी का एक अलग अलग महत्व है। सप्तांग सिद्धांत में जहाँ कौटिल्य ने राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है, वहीं आचार्य भारद्वाज की अगर हम बात करें तो उन्होंने मंत्री को, और पराशर की अगर हम बात करें तो उन्होंने दुर्ग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। लेकिन राज्य व्यवस्था में प्रत्येक अंग अनिवार्य होता है। जैसे शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि पूरे राज्य की जो तुलना की गई है वो एक शरीर से की गई है, तो यदि आपके शरीर का कोई भी अंग, अगर आपका कोई भी अंग खराब हो जाता है तो आपका शरीर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, गतिमान नहीं हो सकता। तो शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए आपको सभी अंगों को सक्रिय
रखना बहुत अनिवार्य होता है। वैसे ही राज्य भी एक शरीर है और इसके भी जितने भी अंग आपको मैंने बताए, राजा, स्वामी, अमात्य, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि ये जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें इनकी क्या क्या कैसे कैसे भूमिका बनती है। अब अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो जो मौर्य राज्य था उसमें ये एक तरह से एक राजतंत्र था जिसके केंद्र में एक शक्तिशाली सम्राट का अस्तित्व हम देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक, राजनीतिक तथा न्यायिक क्रियाकलापों के शीर्ष पर राजा विद्यमान था और इसी को हम सम्राट बोलते हैं। राजा की जो स्थिति है वो सप्तांग सिद्धांत में प्रथम तथा सर्वोच्च स्थान पर इसको रखा गया है और मौर्यकालीन राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति तथा जैसे आडंबर युक्त उपाधियों में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि हमको देवीय उत्पत्ति का यहाँ पे सिद्धांत ज़रूर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उसको ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। जैसे हमने अशोक की भी उपाधि देखी थी देवनम प्रिय, तो उसको ईश्वर का प्रिय पात्र ज़रूर समझा जाता था। लेकिन यहाँ पे हमको ये चीज़ समझनी होगी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो यहाँ से ये अलग हो जाता है। जैसे हमने सल्तनत का जब इतिहास पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किस तरह से जो सुल्तान है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बता रहा है, अल्लाह का प्रतिबिंब बताता है। ऐसे ही मुगल काल में भी जितने बादशाह हैं वो अपने आप को जिल्ले-लाई, जैसे अकबर की उपाधि भी थी, तो वहाँ पे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। यहाँ पे दैवीय उत्पत्ति नहीं है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देवनम प्रिय उपाधि जो है वो दैवीय उत्पत्ति से नहीं जुड़ी, वो उपाधि आपको ये बताती है कि वो ईश्वर का प्रिय पात्र है। लेकिन जो कौटिल्य है उसने राजा को इंद्र तथा यम का प्रतिनिधि बताया है। अब प्रतिनिधि जरूर बताया है लेकिन यहाँ पे भी दैवीय उत्पत्ति की बात नहीं होती है। और इसी क्रम में अर्थशास्त्र में प्रथम बार चक्रवर्ती शब्द का भी प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें दीघ निकाय में, इसमें भी हमको चक्रवर्ती शासक की कल्पना देखने को मिल जाती है। अब चंद्रगुप्त के समय जो पद था एक पुरोहित, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन अशोक के अभिलेखों में हमको पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसीलिए रोमिला थापर मैम ने बोला है कि जो अशोक का जो धम्म था वो कहीं ना कहीं उसकी राजनीति से प्रेरित था और वो चाहता था कि ये जो पुरोहित जो है, क्योंकि ये धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और यहाँ पे अशोक ये नहीं चाहता था कि उसके धार्मिक मामलों में कोई भी उसके ऊपर हस्तक्षेप कर सके, इसीलिए इसको निरंकुशवाद की उपाधि दी है, निरंकुशवाद कहा है भंडारकर साहब ने। तो ये प्रजा जो है, प्रजा का सुख है वही राजा का सुख है, ऐसा इनका पूरा एक कॉन्सेप्ट था। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, ये हमको ये स्टेटमेंट मिलता है अर्थशास्त्र में। और राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। अब जैसे हमने देखा भी था, अशोक जो है वो क्या बोलता है, जो आपका कलिंग अभिलेख है उसमें बोलता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो इसी प्रकार जो अशोक का राजत्व है वो पितृपरक कहा गया है। सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य, ऐसा वो बोलता है और इससे बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। तो मेरे इस प्रकार के पराक्रम का कारण यह है कि जीवों का मुझ पर ऋण है और वो इस ऋण से क्योंकि मुक्त होना चाहता है, तो इसीलिए वो लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार राजा को सामान्यतः प्रचलित रिवाज, आचार संहिता और सामाजिक व्यवस्था का ही वहन करना होता था, किंतु वो स्वयं विधि का कानून या स्रोत नहीं था, यानी कि वो खुद लॉ मेकर नहीं था। अगर बात करें तो जो नियम कानून चल रहे हैं, जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, उसको वही फॉलो करना है और वो कुछ अपना अलग से नियम कानून नहीं बना सकता था। लेकिन कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक तथा राज शासन कहा है। अब ये जो दो शब्द आए हैं, धर्म प्रवर्तक और राज शासन, धर्म प्रवर्तक का मतलब है कानून निर्माता, यानी कि लॉ मेकर। तो अब यहाँ पे पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो राजा है वो नियम कानून भी बना सकता है, धर्म प्रवर्तक कहा गया उसको। और राज शासन कहा गया है। राज शासन का जो अर्थ है वो है राजा द्वारा जारी प्रशासनिक विधाओं का कानून की कानूनी मान्यता, यानी कि लॉ तो बन गया और उसकी कानूनी मान्यता भी होनी चाहिए। तो ये राज शासन और धर्म प्रवर्तक कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और इससे पहले हमको कहीं पे भी ये देखने को इस तरह से नहीं मिलता कि जो राजा है वो नियम कानून बना रहा है और उसकी मान्यता, कानूनी वैधता बन रही है। इससे पहले जितने भी राजा हुए, चाहे हम नंद वंश ले लें या उससे पहले हर्यंक वंश जो भी ले लें मगध में, तो वहाँ पे हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलता कि राजा जो है वो कानून बनाएगा और उसके हिसाब से जनता आचरण करेगी। राजा जो है उसको बने बनाए कानूनों को ही फॉलो करना होता था, ट्रेडिशन को फॉलो करना होता था। मोस्टली जो हम जिसको हम बोलते हैं प्रचलित रिवाज या आचार संहिता या सामाजिक व्यवस्था को उसको फॉलो करना होता था। अब सम्राट की जो दिनचर्या है वो कैसी है? चंद्रगुप्त की दिनचर्या बहुत ज़्यादा कठोर थी और ये मैगस्थनीज भी बोलता है कि वो दिन में नहीं सोता था
और निर्णय देने और बाकी कार्यों के लिए पूरे दिन राज्यसभा में बैठा रहता था। तो पूरे दिन राज्यसभा में बैठा रहता था निर्णय देने के लिए। इस तरह से उसकी जो दिनचर्या थी काफ़ी ज़्यादा कठोर है। और कौटिल्य ने भी राजा की व्यक्तिगत जो दिनचर्या है उसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख किया हुआ है कि किस तरह से राजा को हमेशा जनता के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और किस तरह से उसको अपनी दिनचर्या का आचरण करना चाहिए। राजा की सुरक्षा के लिए स्त्री धनुर्धारियों का उल्लेख है। ये स्त्री धनुर्धारियों का जो उल्लेख है, आपको अगर याद होगा तो मैंने जब बात की थी अपने लेक्चर में फर्स्ट फॉरेन अटैक की, मतलब जब पहली बार भारत पे किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण होता है, ईरानियों का आक्रमण होता है, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह से ईरानियों का प्रभाव पड़ता है भारतीय प्रशासन पे। तो ये स्त्री धनुर्धारियाँ जो हैं, ये स्त्री अंगरक्षक जो है, ये ईरानी परंपरा से लिया हुआ है और ये ईरानी परंपरा का प्रभाव है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में राजा की दिनचर्या को दिन तथा रात के अनुसार 8-8 भागों में बांटने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि राजा को प्रजा के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए। जो राजा प्रजा के लिए सुलभ नहीं रहता या जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है, उसके अधिकारी प्रजा के कार्यों को अव्यवस्थित कर देते हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। और जिससे जो राजा है वो प्रजा के कोपभाजन का अधिकारी, मतलब कोपभाजन उसको झेलना पड़ता है और हो सकता है प्रजा जो है उससे रुष्ट हो जाए। मंत्रिपरिषद। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की दूसरी प्रकृति में अमात्य वर्ग को रखा है। दूसरी प्रकृति, जैसे मैंने आपको बताया, प्रकृति पहला सबसे पहले कौन है? सम्राट। दूसरा है अमात्य वर्ग। तो अमात्य वर्ग को रखा है। अमात्य शब्द का उपयोग सभी उच्च पदाधिकारियों के लिए हुआ है। तो ये जो शब्द है ये जितने भी आपके हाई ऑफिशियल्स हैं उन सबके लिए हुआ है। यूनानी लेखक इन्हें सभासद कहते हैं और निर्धारक कहते हैं। इसी अमात्य वर्ग से मंत्री का चुनाव उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद किया जाता था। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उपधा परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो जो चुनाव होता था, अमात्य वर्ग पूरा एक पूल है, मतलब एक तरह से पूरी एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनमें चुनाव किया जा रहा है किसी मंत्री का। तो ये जो 4-5 अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति जिनको मंत्री बनाया गया, इनको मंत्रिण कहा गया है और इसको शूद्र परिषद भी कहा गया है। तो ये एक तरह से अगर हम बात करें तो आधुनिक, अगर हम प्रशासन की बात करें अभी, तो एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री है, आप कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जहाँ से आप बहुत सारे ऑफिसर थे, उसमें से उन्होंने 4-5 मिनिस्टर को निकाल लिया। तो ये मंत्री परिषद में इनको बोला गया है मंत्रिण, ये याद रखना है। मेगास्थनीज ने मंत्रिण के लिए सुनेद्राई शब्द का प्रयोग किया है। ये राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। तो ये सबसे ऊपर है मंत्रिण, और सुनेद्राई बोला गया है मेगास्थनीज द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो भी शब्द यूज़ किए हैं, जो भी प्रयोग किए हैं, वो सारे यूनानी हैं। तो कई बार यूनानी वर्ड पूछ लेते हैं। मंत्रिपरिषद आकार में मंत्रिण से बड़ी होती थी। अब ये तो मंत्रिण हो गई जो आपकी छोटी सी है, जिसमें 4-5 लोग हैं, ये हो गई मंत्रिण। इसके बाद बनती है मंत्रिपरिषद, जो कि मंत्रिण से बड़ी होती थी, जिसके लिए मेगास्थनीज ने सुम्बोउलाई शब्द का प्रयोग किया है। और इसके सदस्य दूसरी श्रेणी के अमात्य होते थे। यानी कि सबसे पहले हो गए आपके मंत्रिण, सबसे ऊपर हो गया मंत्रिण, इसके नीचे आ गया आपका मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिण हैं वो सबसे ऊपर हो गए, यानी कि वो हाईएस्ट ऑफिसर हैं। सेकंड श्रेणी के हो गए मंत्रिपरिषद में। जो अमात्य थे वो दूसरी श्रेणी में रखे गए। और इसका कार्य जो था वो राजकीय आदेशों को कठोरता से पालन करवाना होता था, पूरे हुए कार्य में सुधार करना और कार्य आरंभ करवाना और पूर्ण करना, ये इनका कर्तव्य होता था। केंद्रीय अधिकारी तंत्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत हमको विस्तृत विवरण मिलता है। केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त होता था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो डिपार्टमेंट्स को बोला गया है तीर्थ, यानी कि जितने विभाग हैं उनको बोला गया है तीर्थ। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट तीर्थ बोला गया। प्रत्येक तीर्थ का मुखिया महामात्र या महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में हमको कुल 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें 18 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारे
अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे नहीं याद होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा और इनका हम कहीं ना कहीं आगे चल के प्रयोग भी करते रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले है मंत्री और पुरोहित। तो ये जो मंत्री और पुरोहित है ये प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी था। प्रधानमंत्री को अग्रामात्य भी कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे सारे अमात्य हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो अग्रामात्य है। इसके बाद आता है समाहर्ता, राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया आपका। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। सेनापति से तो आप समझ ही रहे हैं, युद्ध विभाग का अधिकारी है, युवराज है। उसके बाद प्रदेष्टा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि जितने भी आपके क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, कंटक शोधन, इसको याद कैसे रखना है? कंटक शोधन मतलब कांटा लगा हुआ है उसको, वो उसका निवारण कर रहा है। तो कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए। नायक सेना का संचालक है। कर्मांतिक उद्योग धंधों कारखानों का प्रधान निरीक्षक है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको प्रदेष्टा याद रखना है, सन्निधाता याद रखना है और समाहर्ता याद रखना है। इसके बाद आता है व्यावहारिक, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश है, यानी कि जितने भी आपके सिविल केसेस हैं, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल कॉज भी बोल सकते हैं, सिविल केसेस हैं, उनका ये न्यायाधीश है, जज है। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दंडपाल। सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला, तो सैन्य सामग्री का ये प्रबंध कर रहा है। अंतपाल महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल महत्वपूर्ण है, साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ये दुर्गपाल जो है ये इंटरनल है, जितने भी जैसे आपकी मान लीजिए ये सीमा है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मौर्य एम्पायर, तो इसके अंदर जितने भी दुर्ग हैं, इसके अंदर जितने भी दुर्ग हैं, यहाँ पे जो इसका रक्षक है वो है दुर्गपाल। और जितने भी सीमावर्ती, जैसे ये सीमा है बाहर, आउटर बाउंड्री जो दिख रही है, यहाँ पे जितने दुर्ग है, अगर यहाँ पे एक दुर्ग है, 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 तो इसका जो रक्षक है उसको बोला गया है अंतपाल। नागरक जो है नगर का प्रमुख अधिकारी है। प्रशस्ता, ये महत्वपूर्ण है। प्रशस्ता, ये प्रशस्ति विभाग का प्रधान है, यानी कि जो लेखा जोखा करते हैं, जो लिखित कार्यवाही करते हैं, और इनका कार्य था राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करना, राजकीय रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना। दैवारिक महल के कर्मचारियों का प्रधान है। अंतर्वशिक सम्राट के अंग रक्षकों का प्रधान है। और आठविक वन विभाग का प्रधान है। तो ये आठविक एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। 18 डिपार्टमेंट्स हैं, आप सारे तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसकी हम धीरे धीरे आगे चल के चर्चा भी करते रहेंगे, तो ये हमको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएंगे। अब जैसे अंतपाल है, दुर्गपाल, इनकी हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे, तो ये हमको याद होते रहेंगे। इसके अलावा हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अब ये जो 26 अध्यक्ष दिए गए हैं, ये कई पुस्तकों में आपको 28 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है कि ये 26 हैं या 28 हैं, लेकिन जितने भी आपके स्रोत ऐसे हैं उसमें ये 26 दिए हुए हैं अध्यक्ष। और पीजीटी में इस बार ये इस तरह से एक प्रश्न भी आया था और उसमें ऑप्शन ही नहीं था, 26 भी ऑप्शन नहीं था, 28 भी ऑप्शन नहीं था, तो वो शायद क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ से हमको याद रखना है 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है हमको, जो विभिन्न विभागों के स्वामी होते थे और मंत्रियों के अधीन होते थे। यूनानी स्रोत में इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया है। तो आपसे पूछ लेगा कई बार कि मजिस्ट्रेट किसे कहा गया है, तो ये 26 अध्यक्ष जो हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे भी एक करके, इनको बोला गया है। अब ये 26 के 26 भी हमको याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमको बहुत आसानी से याद रहेंगे, जैसे कोषाध्यक्ष। कोष सीधी सी बात है, आपकी ट्रेजरी की बात हो रही है, तो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष है, सिक्के जारी करना इसका काम था। पण्याध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य का अधिकारी है। कुप्याध्यक्ष जंगल की वस्तुओं का अधिकारी है। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अधिकारी है। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे माप तौल यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है चीज़ों का। माप तौल बन रही है, मतलब स्टैंडर्ड वेट्स होंगे, स्टैंडर्ड कुछ उनकी नापने की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। शुल्काध्यक्ष चुग्गी वसूल का अधिकारी है। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उत्पादन का है। आयुधागाराध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है, अस्त्र शस्त्र के रख रखाव के लिए नियुक्त किया जाता था। सीताध्यक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अब इसको याद कैसे रखना है, राजकीय जो कृषि की जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीता। तो यहाँ पे सीताध्यक्ष हो गया। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सूराध्यक्ष
बूचड़ खाने का अध्यक्ष, और इसका काम, बूचड़ खाने का मतलब ये जो पशु हैं उनको मतलब केवल बलि नहीं देना है, उनकी रक्षा करने का भी जो जिम्मा था वो भी सूना अध्यक्ष का है। आकरा अध्यक्ष खान विभाग यानी कि माइनिंग। तो खान विभाग माइनिंग जो है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है अर्थशास्त्र में, और इसको एक स्रोत बताया गया है राज्य की आय के लिए। विविधता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाजरानी विभाग यानी कि नेवी की बात कर रहा है, एक तरह से जहाज़ हैं वहाँ पे, और ये उस तरह के जहाज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा समंदर में जाके कुछ करेंगे बिजनेस, बल्कि जो आंतरिक, जैसे गंगा नदी में या कहीं पे नाव वाव चलनी है उसके लिए कोई कोई अपना घाट पार करना है, तो ये छोटे छोटे उस तरह के जहाज़ हैं। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षक। अब क्योंकि मैंने गुप्तचर व्यवस्था भी नहीं पढ़ाई है, अगले हम अपने सेशन में गुप्तचर व्यवस्था भी पढ़ेंगे, न्याय व्यवस्था भी देखेंगे, तो उसमें देखेंगे वैश्याओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है मौर्य प्रशासन में। संस्था अध्यक्ष, इसीलिए इनके ऊपर एक अधिकारी रखा गया है, स्पेशली गणिका अध्यक्ष जिसको बोला गया है, क्योंकि वैश्याओं को गणिका बोला गया है और इनका बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले सत्र में। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों और व्यापार का अध्यक्ष है ये। लावणा अध्यक्ष नमक अधिकारी। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट। अब ये मुद्रा अध्यक्ष से कंफ्यूज नहीं होना है, मुद्रा की ज़रूर बात हो रही है लेकिन पासपोर्ट अधिकारी है। कोष्ठागार अध्यक्ष भंडार गृहों का अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण उत्पादन और शुद्धता के मानकीकरण का अधिकारी है। हस्ती अध्यक्ष हाथियों के देखभाल के अधिकारी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था हाथियों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो हस्ती अध्यक्ष रखा गया एक। बंधनागाराध्यक्ष कारागार का अधिकारी। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग। पत्तनाध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख। द्यूता अध्यक्ष दूत अधिकारी। मानाध्यक्ष दूरी और समय संकेतों का अधिकारी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जितने मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं वो तो 100% आपको याद करने हैं, बाकी आप नहीं भी याद कर सकते सारे तो चलेगा, लेकिन ये जो मैंने जिस पर टिक किए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, प्रश्न इनसे बन चुके हैं पहले भी और आगे भी चल के बन सकते हैं। तो इस प्रकार जितना भी हमने मौर्य केंद्रीय प्रशासन देखा उसमें हमने प्रथम श्रेणी में सबसे पहले मंत्रिण देखा था, द्वितीय श्रेणी के जो अमात्य थे उसमें हमने मंत्री परिषद के सदस्य देखे थे, और तृतीय श्रेणी के जो अमात्य हैं वो विभागीय अध्यक्ष हैं, और इन्हीं को अशोक के प्रथम स्तंभ लेख में उक्सा, गेवया और मध्यमा स्तर के पुलिसा कहा गया है। तो अब इसका अर्थ क्या है? उक्सा, गेवया और मध्यमा मतलब इसका है उच्च अधिकारी, मतलब हायर रैंक। मध्यमा यानी कि मीडियम रैंक हो गई, बीच वाले जैसे मंत्री परिषद हो गए। तो उक्सा बोला गया है मंत्रिण को, मध्यमा बोला गया है मंत्री परिषद के सदस्य को, और तीसरे जो अधिकारी हैं विभागीय अध्यक्ष उनको बोला गया गैव्या। और पुलिसा का मतलब होता है पुरुष या राजपुरुष। तो इस तरह से जो अशोक का प्रथम स्तंभ लेख है वो हमको प्रशासन की जानकारी देता है। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है, प्रथम स्तंभ लेख में इन अधिकारियों के लिए किस वर्ड का यूज़ हुआ है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि आपसे वर्ड दे देंगे अशोक के उक्सा, गेव्या और मध्यमा, पूछेंगे अशोक के किस स्तंभ लेख में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं। ख़त्म करता हूँ मैं अपना आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्राम प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की, न्याय व्यवस्था और आगे चल के इनकी जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।